देव गाविता गीत सुरगरी मीत भौम भगवान रे। जग स्यो न्यारी धरती हिंदुस्तान री। हाँ हिंदुस्तान री। जद दुनिया में मिनख जिनावर दोन्या में नहीं भेद हो। अठे ज्ञान री जोत जगही घर घर बंचर्यो वेद हो। घर घर बंचर्यो वेद हो। नमस्कार मित्रों, वास्तव में जब दुनिया में पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं हुआ करता था, जीवन यापन करने के लिए वो अपने पूर्वज आदि मानव के रूप में, अपने पूर्वज अर्थात विश्व के लोग, मैं अपने वाले पूर्वजों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, जो विश्व के लोग खाना बदोश जीवन जिया करते थे, उस समय हमारे यहाँ हर घर में ज्ञान की ज्योति प्रदीप्त थी और घर घर में वेद पाठ हुआ करता था। मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना सा है कि प्रत्येक घर ज्ञान से उजियारा था। हमारे भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो बहुत ही समृद्ध परंपरा थी। जब हम बात करते हैं भारत में पुस्तकालय आंदोलन के संदर्भ में, तो अपने पास बहुत पुराने ऐतिहासिक प्रमाण ऐसे मिलते हैं जहाँ हम देख पाते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में भी पुस्तकालय की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। और पुस्तकालय की व्यवस्थाएं भी कैसी, बहुत तगड़ी सी पुस्तकालय की व्यवस्थाएं, बड़े बड़े पुस्तकालय हुआ करते थे। और उन पुस्तकालयों के माध्यम से हमारी ज्ञान परंपरा संरक्षित थी, सुरक्षित थी और परिवर्धनशील थी। ऐसा हम हमारी आत्म प्रशंसा में नहीं कह रहे हैं। बाहर के काफ़ी सारे यात्रियों ने भारत की यात्रा की और उन्होंने भी ऐसा ही किया, ऐसा ही कहा। तो मैं ये जो अपना टॉपिक है पुस्तकालय ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के जो द्वितीय भाग में भारत में पुस्तकालय आंदोलन, इसको शुरू करना चाहूँगा प्राचीन काल से। प्राचीन काल के बाद अपन मुगल काल, मध्यकाल और फिर स्वतंत्रता पूर्व के काल और स्वतंत्रता पश्चात के काल के बारे में इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो प्राचीन काल में हमारे यहाँ व्यवस्था थी उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मित्रों, प्रमाण सहित किसी बात को कहना ज़्यादा उचित होता है, तो मैं ऐसे ही कहीं अपनी प्रशंसा में, अपने देश की प्रशंसा में, अपनी ज्ञान परंपरा की प्रशंसा में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तथ्यात्मक बातें करूंगा और उन सभी तथ्यों को कहीं विस्तार कहानी रूप नहीं देके मैंने छोटे छोटे बिंदुओं में सहेजा है जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से अति उत्तम हैं। और मैं दावा करता हूं कि ये जो वीडियोज़ हैं इनमें से एक दो प्रश्न निश्चित रूप से आपके परीक्षा में आएंगे ही। और मैंने प्रयास किया है गागर में सागर भरने का। संपूर्ण जो विस्तृत पाठ्यक्रम है उनमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने का बड़ी मेहनत की है मित्रों। और आपको यदि ये पसंद आए तो केवल और केवल आप किसी अन्य ऐसे संभागी को ज़रूर बताएं जो इस लाइब्रेरी परीक्षा में, लाइब्रेरियन की परीक्षा में बैठने वाला है, लाइब्रेरी में अपना कैरियर देख रहा है। ऐसे एक संभागी को आप बताएंगे तो मुझे कहीं आत्मसंतुष्टि होगी। अन्य कुछ मुझे अपेक्षा है नहीं, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ अच्छा सा दे रखा है। इसलिए मैं एक गाने की लाइन, संस्कृत गीत है, नाहम याचे वित्तम पदवीम न चापि अर्थ गौरवम। मुझे बहुत ज़्यादा वित्त, धन, पदवी, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। केवल आप सब प्रतियोगी बंधुओं का स्नेह मिलता रहे और मेरी योग्यता बढ़ती रहे, उस योग्यता के अनुसार मैं आपको ऐसी सामग्री निरंतर उपलब्ध करवाता रहूं। तो चलो छोड़ो, ज़्यादा नहीं, मैं अभी आपसे सीधा बिंदुओं पे बात करना चाहूँगा कि प्राचीन काल में पुस्तकालय व्यवस्था के जो ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं उनके बारे में। हमारे यहाँ 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में एक यात्री आया था, फाहियान। देखिए 3 यात्री हैं, फाहियान, इत्सिंग और वेनचांग। ये तीनों जो हैं
वो महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने भारत की यात्रा के बारे में बाद में लिखा है, केवल घूम के नहीं गए, उन्होंने लिखा है और लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। उन्हीं लिखित प्रमाणों में से मैं पुस्तकालय के से संबंधित महत्वपूर्ण जो 3 प्रमाण हैं वो यहाँ शामिल कर रहा हूँ। बहुत सुंदर सी बात है। तो 5वीं शताब्दी में जो पहला चीनी यात्री फाइयान यहाँ आया तो उसने लिखा है कि 2री शताब्दी में नागार्जुन विद्यापीठ, कौन सी विद्यापीठ? नागार्जुन विद्यापीठ बिहार में है ना। उस नागार्जुन विद्यापीठ में 5 मंजिल पर पुस्तकालय स्थित था। जो नागार्जुन विद्यापीठ है उसकी 5वीं मंजिल पर पुस्तकालय स्थित था। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि 2री शताब्दी जो है उसमें भी हमारी जो ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध थी कि नागार्जुन विद्यापीठ है वो 5 मंजिला थी। अब उससे ज़्यादा हो तो मुझे नहीं मालूम, पर 5 मंजिल तक का तो यहाँ जिक्र आया है कि 5 मंजिल पर पुस्तकालय स्थित था। अर्थात हमारी शैक्षणिक संस्थाएं इतनी विस्तृत, इतनी विशाल थी। दूसरा उसने कहा कि बौद्ध धर्म तथा अन्य दर्शन शास्त्र की पुस्तकें उस पुस्तकालय में थी जो नागार्जुन विद्यापीठ में 5वीं मंजिल पे स्थित था। तो अब मैं दूसरे चीनी यात्री इत्सिंग के द्वारा लिखे गए एक प्रमाण की बात करूंगा। उसने ऐसा लिखा है कि उस समय प्रत्येक मठ में पुस्तकालय था। यहाँ पुस्तकालय की सर्वव्यापकता का पता चलता है कि उस समय भी हमारे सभी शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय हुआ करता था। यहाँ तक कि हमारी जो चटशालाएं थी, जहाँ एक शिक्षक अपने घर पे विद्यार्थियों को बुला के पढ़ाया करता था, तो उसके पास भी एक छोटा पुस्तकालय हुआ करता था। वो उस पुस्तकालय का उपयोग उन विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए और स्वयं के समय के सदुपयोग के लिए किया करता था। इत्सिंग ने कहा कि वल्लभी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, वहाँ का पुस्तकालय बहुत सुंदर था। तो ये एक दूसरा प्रमाण। और जो तीसरा प्रमाण है वो ये है कि तीसरा और बहुत ही चर्चित चीनी यात्री हेन चांग ने भी ऐसे कई मठों का अपने संपूर्ण साहित्य में उल्लेख किया है, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें थी, पुस्तकालय की उत्तम व्यवस्था थी। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, एक स्वतंत्र संपूर्ण क्षेत्र में फैला हुआ पुस्तकालय था। उसे धर्मगंज कहते थे। अगली 3 पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इनसे प्रश्न बन चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था उसको क्या कहते थे? धर्मगंज कहते थे। अब जो धर्मगंज था ना, उसमें भी 3 अलग अलग बड़ी बड़ी इमारतें थी। उन तीनों अलग अलग बड़ी बड़ी इमारतों के नाम थे रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। क्या? एक बार दोबारा से आंख बंद करके स्मरण कीजिए। रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। अब इसमें भी, इन तीनों में भी जो सबसे बड़ी वाली इमारत थी उसका नाम था रत्नोदधि। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? रत्नोदधि। और रत्नोदधि में 9 मंजिलें थी। रत्नोदधि में कितनी मंजिलें थी ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये बात जोर दे के बताना चाहता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम धर्मगंज। धर्मगंज में 3 बड़ी बड़ी इमारतें थी, रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। और उन तीनों में भी सबसे बड़ी जो इमारत थी उसका नाम है रत्नोदधि। अब रत्नोदधि में 9 मंजिलें थी। प्राचीन काल के इन 3 प्रमाणों और नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के ये सामान्य छोटे छोटे तथ्य हैं, इन्हीं पे प्रश्न बनेंगे। ज़्यादा गहनता से या ज़्यादा गहराई से प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि सिलेबस बड़ा विस्तृत है। और इस विस्तृत सिलेबस में और फिर जो ग्रेड 3 अर्थात तो उनके लेवल के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण और जो उपरिष्टात प्रश्न हैं उन्हीं को इसमें स्वीकार लिया है। तो अब अगला जो खंड है वो मुगल काल में पुस्तकालय व्यवस्था कैसी थी। तो ये जो अगले मेरे वाक्य हैं इनसे भी प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए मैं आपसे इन पे चर्चा करना चाहूँगा बिंदुवार।
बड़े सारगर्भित तरीके से। एक खास बात थी कि अकबर एक ऐसा शासक था, उसके शासनकाल में पुस्तकालयों की व्यवस्था के लिए एक अलग से विभाग स्थापित किया गया था। जैसे अपने यहाँ आजकल अलग अलग विभाग है ना, वैसे ही उस अकबर के समय में भी पुस्तकालयों की व्यवस्था के लिए एक अलग से विभाग स्थापित किया गया था। और इस विभाग का जो निदेशक होता था, डायरेक्टर होता था, उसको नाजिम कहा जाता था। यह प्रश्न आ चुका है, उसको नाजिम कहा जाता था। और ये जो नाजिम है, इसकी पद पे नियुक्ति ऐरे गहरे नत्थु खेरे की नहीं होती थी। इस पद के लिए क्या जरूरी था? उच्च कोटि का विद्वान होना जरूरी था, एकदम गजब सा विद्वान जो कई सारे विषयों के बारे में जानता हो, है ना। और बढ़िया से, अब जब पुस्तकालय है तो पुस्तकालय तो ज्ञान का भंडार है, वहाँ व्यवस्था और ज्ञान दोनों की जरूरत होती है। इसलिए पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए जो नाजिम नियुक्त किया, मैं इस शब्द पे बार बार जोर दे रहा हूँ, नाजिम, जिससे कि ये आपको याद रह जाए, है ना। तो जो नाजिम हुआ करता था वो कैसा होता था? एक उच्च कोटि का विद्वान होता था। अब नाजिम तो चूंकि पीठाधीश्वर हो गया सब, वो तो पीठ पे बैठता, अब नीचे काम करने वाला भी एक चाहिए। तो इसके लिए एक पद हुआ करता था, दरोगा ए किताब खाना। दरोगा ए किताब खाना का कार्य ये होता था कि वो पुस्तकालय की सारी व्यवस्थाएं, साफ सफाई, रखवाली और पुस्तकों का आना और जाना, आगम और निर्गम, ये निश्चित करता था। तो संपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए जो पद होता था वो होता था दरोगा ए किताब खाना। ये नाजिम के बाद दूसरा पद होता था। एक खास बात ये थी कि मुगल काल में जो जन सामान्य थे, जनसाधारण लोग थे, उनके लिए किताब खाने के उपयोग की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यहाँ कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी है कि साहब किताबें जो थी उस समय सीमित मात्रा में थी, तो इतनी सारी जनसंख्या के लिए यदि किताब खाना खोल दिया जाए तो ऐसी स्थिति में अव्यवस्था हो सकती थी। इसलिए जिनको ज़रूरत होती थी, यानी उच्च शिक्षित लोग थे, उन्हीं के लिए किताब खाने की व्यवस्था थी। उच्च शिक्षित में दरबारी हो गए, शाही परिवार के लोग हो गए, शासक परिवार के लोग हो गए, उच्च कोटि के विद्वान हो गए, उन सब लोगों के लिए कहीं किताब खाने के उपयोग की अनुमति थी। बाकी के लिए, जन सामान्य के लिए किताब खाने के उपयोग की अनुमति नहीं थी। अच्छा, मुगल काल में एक ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि अमीर और जो दरबारी लोग हैं वो अपने घर पे एक छोटा पुस्तकालय सजा के रखते थे। चलिए, समय खराब नहीं करते हुए मुगल काल के बाद अपन देखते हैं मध्य काल का जो सरफोजी सरस्वती पुस्तकालय, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस सरफोजी सरस्वती पुस्तकालय पे कई बार प्रश्न बने हैं। तो ये मध्य काल में स्थापित किया गया था, विश्व प्रसिद्ध था, इसलिए इस पे प्रश्न बनते हैं। तंजावुर एक क्षेत्र था उस समय का। उस तंजावुर में महाराजा सरफोजी थे। तंजावुर में महाराजा सरफोजी द्वितीय ने महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय की स्थापना की, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय था। अब इसके बाद, उस समय तो उन्होंने अपने समय में इसकी स्थापना कर दी, उसके बाद जो मद्रास सरकार थी ना, उसने उसे 1918 में सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित कर दिया था। पहले क्या था? उस राज परिवार का पुस्तकालय था वो। तंजावुर का जो महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय था वो राज परिवार का पुस्तकालय था, किंतु 1918 में मद्रास सरकार ने उसे सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित कर दिया। और 9 जुलाई 1986 में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया, पंजीकरण हो गया। ये सरकारी दस्तावेजों में पंजीकृत पुस्तकालय घोषित हो गया। अब जो ये इतना बड़ा पुस्तकालय है तो इसकी व्यवस्थाएं भी देखनी होती हैं। तो इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो भारत सरकार का जो संस्कृति विभाग है, क्योंकि ये पुस्तकालय कम संग्रहालय ज़्यादा है, तो यहाँ संस्कृति से रिलेटेड सारे लेख, वस्तुएं, कई सारी चीज़ें हैं। इसलिए जो भारत सरकार का संस्कृति विभाग और तमिलनाडु सरकार है वो दोनों मिलकर इसको संभालते हैं, इसकी व्यवस्था करते हैं। इस पुस्तकालय में उस समय के जो शासक थे सरफोजी द्वितीय, उन्होंने यूरोपीय भाषाओं के करीब 4500 पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह किया था साहब। उस समय सोचिए,
जब कोई ऐसा साधन नहीं था, मीडिया नहीं थी, तब भी ज्ञान के प्रति उनकी कितनी लालसा थी। सरफोजी द्वितीय जो थे उनकी ज्ञान के प्रति इतनी लालसा थी कि यूरोपीय भाषाओं के 4500 ग्रंथ उन्होंने अपने पुस्तकालय में मंगवा के रखवाए थे, जिससे कि हमारे भारत में उपलब्ध ज्ञान है उसकी तुलना और समीक्षा यूरोपीय ज्ञान से की जा सके। तो ऐसा था अपना जो मध्यकाल का सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय। अब अपन देखते हैं कि मध्यकाल के बाद ब्रिटिश शासन काल में पुस्तकालय व्यवस्था। यहाँ देखिए, यहाँ अब थोड़ा सा जो पुस्तकालय व्यवस्था थी वो यूरोपियन कंट्रीज में अच्छे से चलने लगी थी। अमेरिका, इंग्लैंड, इनमें पुस्तकालयों पे ध्यान दिया जाने लगा था। तो तत्कालीन समय को देखते हुए हमारे यहाँ भी आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली और पद्धतियों का आगमन शुरू हुआ। ऐसे में हमारे यहाँ भी कुछ प्रयास किए गए। ब्रिटिश शासनकाल में भी ब्रिटिश सरकारों के द्वारा भी कई ऐसे प्रयास किए गए। उनमें से कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ अच्छी बुरी बातें भी थी, पर प्रयास किए गए, ये पक्का है। 1808 में मुंबई की जो सरकार थी, 1808 में मुंबई की जो सरकार थी उसके द्वारा पुस्तकालयों को दान में पुस्तक देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। जो पुस्तकालय थे ना, उनको व्यक्ति विशेष के द्वारा या संस्था विशेष के द्वारा दान में पुस्तकें दी जाती थी। इस अधिनियम के तहत ऐसी व्यवस्था की गई थी। फिर इसके बाद 1887 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट पास किया गया। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट कब पास किया गया? 1887 में। मैं मानता हूं ये सन याद रखना कठिन है, सन याद रखना कठिन है, पर मैंने इन सारे घटनाओं को वर्षवार एकत्रित इसीलिए किया है कि अपन इनकी एक रीडिंग, एक पाठ क्रम से मारें, जिससे कि हमें ये याद रहने में कहीं सहज हो जाएं। तो इनको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, अपने जेहन में उतारेंगे और एक ही स्लाइड को बार बार पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि कुछ ही समय में आपको ये सन याद रहने लगेंगी। और मानव मस्तिष्क जिस ढंग से काम करता है उस ढंग के सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी है कि बार बार पठन से, आप प्रथम बार पठित करोगे तो 25% सामग्री को आपका मस्तिष्क ग्रहण कर लेगा, द्वितीय बार 50%, और आपने यदि 4 बार किसी सामग्री का पठन किया तो वो आप 100% उसको याद कर सकते हैं, स्मृत कर सकते हैं। किंतु उसको स्मृत रखने के लिए कुछ समयांतराल पर एक बार पुनरावृत्ति जरूरी है। तो वो भी मैं अपनी रणनीति में शामिल करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो अपने को अभी इसको तैयारी करना है, याद ही करना है सब। तो 1808 में क्या हुआ कि सबसे पहले मुंबई सरकार थी ना, उसने पुस्तकालयों को दान में पुस्तक देने के लिए एक अधिनियम पारित किया। 1887 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट पास किया गया। 87 में क्या हुआ? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स। 1890 यानी 1887 के 3 वर्ष बाद 1890 में कोन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी की मद्रास में स्थापना। मद्रास में एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। कोन्नेमारा, कोन्नेमारा किसने मारा भाई? कोन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी 1890। तो यहाँ थोड़ा सा अपन याद रखने के लिए ऐसा तरीका भी अपना सकते हैं कि 1890 में पूछा गया किसने मारा, कौन ने मारा, है ना। तो 91 में जवाब आया कि खुदा बख्श ने मारा, खुदा बख्श ने मारा। पूछा कहाँ था? मद्रास में। जवाब मिला पटना में। खुदा बख्श ने पटना में मारा। 1890 में मद्रास में पूछा गया कि कौन ने मारा, तो जवाब मिला 1891 में, कहा कि साहब खुदा बख्श ने मारा और पटना में मारा। तो देख लीजिए इसको थोड़ा सा, ये तो मैंने ऐसे ही मूड हल्का करने के लिए कह दिया। 1890 में कोन्नेमारा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मद्रास में की गई थी और 1891 में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना पटना में
की गई थी। अब इसके बाद 1902 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई। ये महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी थी तो वहाँ उस ढंग से लाइब्रेरीज, बड़ी लाइब्रेरीज की स्थापना की गई। तो 1902 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। उसके 4 वर्ष बाद 1906 में बड़ौदा में विलियम एल्सन बोर्डन द्वारा प्रथम लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहले लाइब्रेरी की शिक्षा दी जाना अपेक्षित नहीं थी। लाइब्रेरी में केवल पुस्तकों का संग्रह हुआ करता था और उससे संबंधित व्यवस्थागत किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। यानी लाइब्रेरी विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान एक स्वतंत्र विषय नहीं था। किंतु 1906 में विलियम एलनसन बोर्डन ने पहला लाइब्रेरी स्कूल स्थापित किया। लाइब्रेरी के बारे में, खासकर लाइब्रेरी के बारे में अध्ययन और अध्यापन करवाने के लिए उन्होंने प्रथम लाइब्रेरी स्कूल स्थापित किया। तो प्रथम लाइब्रेरी स्कूल स्थापित कब हुआ? 1906 में। कहाँ हुआ? बड़ौदा में। और किसने स्थापित किया? विलियम एलनसन बोर्डन। विलियम एलनसन बोर्डन ने बड़ौदा में 1906 में पहला लाइब्रेरी स्कूल स्थापित किया। 1906 में किया। कहाँ किया? बड़ौदा में किया। बड़ौदा में किया। किसने किया? विलियम एलनसन बोर्डन ने किया। विलियम एलनसन बोर्डन ने क्या किया? प्रथम लाइब्रेरी स्कूल स्थापित किया। कब किया? 1906 में किया। 1906 में उसने क्या किया? बड़ौदा में विलियम एलनसन बोर्डन ने प्रथम लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना की। चलिए ठीक है। 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की नियुक्ति। एक पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक तो हम एस.आर. रंगनाथन को ही कहेंगे। तो उनके जो कैरियर की शुरुआत थी वो 1924 से हुई। और यदि आपकी परीक्षा हो जाती है और आप लाइब्रेरियन बन जाते हैं तो आप भी दूसरे रंगनाथन बन सकते हैं, है ना? 1921 से, क्योंकि 22 तो जाने वाला परीक्षा में। तो देखिए इसमें 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की नियुक्ति। यहाँ एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया है। इस एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम कौन कौन जानता है? एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम कौन कौन जानता है? वैसे अपना सीधा संवाद नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपसे जान तो नहीं पाऊंगा कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं, पर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम अपने को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अपन इस लाइब्रेरी के क्षेत्र में उतरने वाले हैं, पुस्तकालय के क्षेत्र में उतरने वाले हैं। तो सियाली रामामृत रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, सियाली रामामृत रंगनाथन। सियाली जो है वो तमिलनाडु में एक जगह है जो कि इनका जन्म स्थान है, सियाली। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी सियाली में ही हुई थी। और आर रामामृत इनके पिताजी का नाम था, रंगनाथन स्वयं है। सियाली रामामृत रंगनाथन। और मैं आपको वैसे सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि इनके एक सुपुत्र भी हुए, उनका नाम था रंगनाथन योगेश्वर। रंगनाथन योगेश्वर, ध्यान रहेगा, रंगनाथन योगेश्वर। चलिए ठीक है, कोई नहीं, पुत्र के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता, किंतु इनके पूरे नाम के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पूरा नाम हो गया सियाली रामामृत रंगनाथन। अब इन्होंने 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पे ज्वाइन किया। ये महत्वपूर्ण तिथि है 1924। और दूसरा महत्वपूर्ण वर्ष होगा वो 1928 होगा। 1928 क्यों होगा वो तो आपको याद होगा, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में बार बार दोहराया था 1928 में क्या हुआ था। चलिए कोई नहीं, यदि आपको याद नहीं भी रहा तो अगली स्लाइड में अपन देख ही लेंगे। तो एक बार अगली स्लाइड पर जाने से पहले मैं इन सारे वर्षों को दोहराना चाहूँगा क्रम से। 1808 में मुंबई सरकार के द्वारा पुस्तकालयों को पुस्तकें दान देने के लिए अधिनियम बनाना। 1887 में प्रेस एंड
रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट पास करना। 1890 में मद्रास में पूछा गया किसने मारा, कौन ने मारा, है ना। और 91 में पटना में जवाब मिला कि खुदा बख्श ने मारा। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना 1891, और 1890 में कौन ने मारा, पब्लिक लाइब्रेरी की मद्रास में स्थापना। 1902 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना। और इसके 4 वर्ष बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, 1906 में प्रथम लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना की गई। कहाँ की गई, बड़ौदा में की गई। प्रथम लाइब्रेरी स्कूल की स्थापना बड़ौदा में की गई और विलियम एलनसन बोर्डन द्वारा की गई। फिर 1924 में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में एक अति महत्वपूर्ण घटना, अपने जो महान व्यक्ति, महापुरुष पुस्तकालय विज्ञान के डॉक्टर S.R. रंगनाथन, सियाली रामामृत रंगनाथन का मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पे पदार्पण, उनकी नियुक्ति हुई। वैसे मित्रों, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है आपके साथ बातचीत करने में, मैं वैसे गति ठीक ले रहा हूँ, पर फिर भी हो सकता है लंबा हो जाए। ये आपके ही हित में है, क्योंकि मैं बार बार जो चीज़ें दोहरा रहा हूँ, हो सकता है सुनकर और आँखों से स्लाइड को देखकर आपके मन मस्तिष्क में ये चीज़ें स्थायी हो जाएं और आपके परीक्षा के समय जब ऐसे प्रश्न आएँ तो तुरंत क्लिक कर जाएं। इसीलिए मैं इन चीज़ों को बार बार दोहरा रहा हूँ। अभी मैंने पहली स्लाइड में चर्चा की कि 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी में S.R. रंगनाथन की नियुक्ति लाइब्रेरियन के पद पे हो गई, और इसके 4 साल बाद उन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया, पुस्तकालय के 5 सूत्र। अपन ने जो पहला वीडियो देखा था, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र और उनके निहितार्थ, वो इसी पुस्तकालय से ली गई, इसी पुस्तक से ली गई सामग्री है। तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1928 में, यानी रंगनाथन जी ने ज्वाइन कब किया, 1924 में, और 4 वर्ष तक उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बढ़िया से काम किया, और फिर उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान पर एक पुस्तक लिख डाली, पुस्तकालय के 5 सूत्र। अब इसके साथ ही 1928 में ये घटना घटित और हुई कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हो गई। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन अर्थात मद्रास में जितनी लाइब्रेरीज थी उनका एक एसोसिएशन बना दिया गया, एक संगठन बना दिया गया। तो 1928 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई, और उसके 5 वर्ष बाद 1933 में भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना हो गई। भारतीय पुस्तकालय संघ, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में। 1928 में 2 घटनाएं घटित हुई। एक तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने अपनी पुस्तकालय के 5 सूत्र प्रकाशित की, और दूसरा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई, और उसके 5 वर्ष बाद 1933 में भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई। चलिए बताइए कि S.R. रंगनाथन ने मद्रास यूनिवर्सिटी में कार्य ग्रहण कब किया था लाइब्रेरियन के पद पे? आप देखिए, थोड़ा बता पाएंगे शायद, है ना। तो वैसे मुझे तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि तो मैं तो एक तरफा अभी बोल रहा हूँ, और आप जरूर अपने मन में संतुष्ट हो लीजिए कि मुझे ध्यान है। और वो होता ना, किसने मारा, कब पता चला, वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 1941 में ए फेजी समिति, ए फेजी समिति, जो कि 1939 में तो बनी थी, और 1939 से 40 तक इन्होंने काम किया, और 1941 में इन्होंने अपने प्रतिवेदन का प्रकाशन किया। फिर उसके 5 वर्ष बाद 1946 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई। यानी पहले यूनिवर्सिटीज में पुस्तकालय विज्ञान के नाम से कोई हिंदी विभाग हुआ करता था, ओरिएंटल स्टडीज़ विभाग हुआ करता था, कहीं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान विभाग हुआ करता था, भाषा विभाग हुआ करता था, पर कहीं पुस्तकालय विज्ञान विभाग नहीं हुआ करता था। तो 1946 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना की गई, और
1947 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो थे वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आ चुके थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पदार्पण किया। ये सारे प्रयास 1947 से पहले के हैं, ब्रिटिश काल के हैं। अब 1947 के बाद हमारे भारत में पुस्तकालय व्यवस्था के लिए क्या क्या प्रयास हुए उनके बारे में बात करेंगे। अब अपनी सरकार आ चुकी थी, तो ऐसी स्थिति में अपन ने क्या क्या किया। 1948 में सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाया। ये सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि जब कोई चीज़ अधिनियमित हो जाती है, जिसको लागू कर दिया जाता है, तो फिर कार्य करना आसान होता है। तो 1948 में यानी आज़ादी के जस्ट एक वर्ष बाद डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय अधिनियम पारित करवा दिया था। ये रंगनाथन साहब ताबड़तोड़ पुस्तकालय विज्ञान को ऊपर ले जाने में लगे हुए थे, उसको कहीं प्रसिद्धि दिलाने में लगे हुए थे। और साथ ही मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी बनाया। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी इन्होंने बनाया। 1955 में हैदराबाद में पुस्तकालय अधिनियम पारित कर दिया गया। 1960 में आंध्र प्रदेश ने पुस्तकालय अधिनियम पारित कर दिया। 1965 में मैसूर कर्नाटक ने पुस्तकालय अधिनियम पारित कर दिया। 1967 में महाराष्ट्र ने पुस्तकालय अधिनियम पारित कर दिया। 1948 में एक घटना और हुई थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया था। जो 1948 में हुआ क्या कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी अपनी, उसका नाम बदलकर उसको भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया। ध्यान रखना, इंपीरियल लाइब्रेरी को भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया? 1948 में। 1948 में एक और घटना क्या हुई कि 1948 में रंगनाथन जी ने पुस्तकालय अधिनियम पारित करवा दिया था। अब देखिए, ये जो 3 क्षेत्र, इनको देखिए, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मैसूर। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मैसूर कर्नाटक, इनमें 5-5 वर्ष का अंतर है। 1955 में हैदराबाद में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ, 1960 में आंध्र प्रदेश में हुआ और 1965 में मैसूर में हुआ। तो 55-60-65 हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मैसूर, है ना। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, मैसूर। तो 1955, 1960 और 1965, 5 वर्ष का अंतर था। और मैसूर के 2 वर्ष बाद महाराष्ट्र में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया। तो 1955, 60, 65, 67, इसको इस ढंग से याद रखा जा सकता है। 55, 60, 65, 67, 55, 60, 65, 67, हैदराबाद, आंध्र, मैसूर और महाराष्ट्र। हैदराबाद, आंध्र, मैसूर और महाराष्ट्र। 1948 की जो 2 घटनाएं हैं, वो एक महत्वपूर्ण घटना है कि रंगनाथन ने पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाया, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी उसका नाम बदलकर भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय उसको घोषित कर दिया। 1950 में एक 30 वर्षीय योजना का प्रारूप बनाया गया। अगले 30 वर्ष में हमें पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पुस्तकालयों के विकास के लिए क्या क्या करना है ना। तो ऐसा एक प्लान बनाया गया। उस प्लान को नाम दिया गया लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। ये 1950 में हुआ। 1950 में लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान बनाया गया, यानी हमारे संविधान के साथ साथ ही पुस्तकालय विज्ञान में भी एक ऐसी योजना बन चुकी थी जो अगले 30 वर्षों तक काम किया जाना उस पर अपेक्षित था, चरणबद्ध तरीके से। 1951 में भारत ने यूनेस्को के सहयोग से एक महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसका शुभारंभ उन्होंने 1951 में यूनेस्को के सहयोग से किया। अब बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है तो उसका विकास करना था। अब उसका विकास करना था तो भवन भी चाहिए, पुस्तकें भी चाहिए, मानव संसाधन भी चाहिए। तो इतना पैसा अपने पास कहाँ था भाई। तो हमने यूनेस्को से सहयोग लिया, वहाँ से कुछ पैसा वैसा लिया और प्लानिंग भी थोड़ी सी वहाँ से ली, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि ये एशिया का सबसे व्यस्ततम पुस्तकालय है।
हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है वो एशिया का सबसे व्यस्ततम पुस्तकालय है। 24 आवर खुला रहता है और 24 आवर इसमें उपयोक्ता लगे रहते हैं अपने ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, 1951 में भारत ने यूनेस्को के सहयोग से एक महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया और ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है वो एशिया का सबसे व्यस्ततम पुस्तकालय। प्रश्न बन सकता है ऐसा कि एशिया का सबसे व्यस्ततम पुस्तकालय कौन सा है, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का शुभारंभ कब किया गया, तो 1951 में किया गया। अच्छा, 1950 में क्या हुआ था संविधान के साथ? जैसे ही भविष्य के लिए संविधान बना था वैसे ही पुस्तकालय विज्ञान के लिए भी एक 30 वर्षीय प्लान बना था, है ना, 1950 में। 1957 में भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे केपी सिन्हा। उन्होंने क्या किया कि 58 में यानी एक वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसको रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन लाइब्रेरीज, रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन लाइब्रेरीज 1958 कहा गया। तो इसका जो प्रश्न बन सकता है वो इस ढंग से बन सकता है कि रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन लाइब्रेरीज 1958 के अध्यक्ष कौन थे। और दूसरा प्रश्न है रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन लाइब्रेरीज 1958 का गठन कब किया गया। तो अब जब गठन की बात आती है तो आगे 58 देख के कई बार 58 ही लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। इसका गठन किया गया था 1957 में और इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो 1958 में दी थी, इसलिए इसको रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन लाइब्रेरीज 1958 रखा गया इसका नाम। 1958 इसकी रिपोर्ट आने के बाद, या थोड़ा सा पहले होगा, 1958 के फरवरी माह में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में यूजीसी ने एक कमेटी बनाई। यूजीसी अब चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, तो स्वाभाविक सी बात है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से संबंधित ही बात करेगा। तो यूजीसी ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों की दशा और दिशा सुधारने के लिए एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी इन्होंने। तो इस कमेटी ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय प्रतिवेदन के नाम से 1959 में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को सौंप दी। 1958 में कमेटी बनी, 1959 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, उसका नाम क्या दिया, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय प्रतिवेदन। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय प्रतिवेदन। तो कहीं प्रश्न बन सकता है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय प्रतिवेदन यूजीसी को कब सौंपा गया, 1959 में सौंपा गया। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, एस.आर. रंगनाथन इस कमेटी के अध्यक्ष थे। एक बार एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम फिर से, अरे भूल गया मैं तो, ऐसे क्या होगा भाई, आप सबको याद आ रहा है कहीं? चलो 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 ठीक है, सियाली रामामृत रंगनाथन। सियाली कहाँ है? तमिलनाडु में, और इनका जन्म स्थान है। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। जिसकी अधिकांश संस्तुतियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकार कर लिया था। वो तो करना ही था क्योंकि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन एक महान व्यक्तित्व थे और इन्होंने जो संस्तुतियाँ की होंगी वो तत्कालीन भारत की स्थितियों को देख के की होंगी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट आदि को, व्यवस्था आदि को देख के की होंगी। तो जो रंगनाथन जी की कमेटी के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया था, कौन सा प्रतिवेदन, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय प्रतिवेदन, तो उसकी जितनी भी संस्तुतियाँ थी उनको लगभग अधिकांशतः यूजीसी ने स्वीकार कर लिया था। तो मित्रों, कैसा रहा अपना प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक पुस्तकालय आंदोलन जो कि भारत में चला। यहाँ मैंने जो वर्ष हैं वर्षवार प्रस्तुत किया है सामग्री को।
और भविष्य में मैं इसको एक कहानी के रूप में भी कहीं थोड़ा सा बताना चाहूँगा एक अलग वीडियो में, पर उससे पहले अपन क्रम से चलेंगे। इसलिए अभी अपन ने भारत में पुस्तकालय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं को वर्षवार देख लिया है, इसका दोहरान आप जरूर कर लेना। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम। राजस्थान में पुस्तकालय विज्ञान के विकास के बारे में या पुस्तकालयों की उत्तरोत्तर वृद्धि के बारे में कैसे कैसे प्रयास किए गए और राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम कब बना, कैसे बना, और अन्य राज्यों में किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम बन चुके हैं, ये भी अपन पहली स्लाइड में देखेंगे अगले वीडियो की। और फिर अपन राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आपको इंतजार करना होगा और मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप यदि अब तक भी लाइब्रेरियन टारगेट व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पे जाकर आप उस लिंक के माध्यम से इस ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि जितने भी टेस्ट आएंगे वो सारे के सारे टेस्ट इस ग्रुप पे डाले जाएंगे और मैं ऐसा मानता हूं कि वो अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। और कहीं मैं इसमें संकोच नहीं करूंगा, दावा करने में संकोच नहीं करूंगा कि इसमें से 60% सामग्री आपके पेपर में होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने पर्याप्त अध्ययन किया है, शोध कार्य किया है। तो इस लेवल की जो एग्ज़ाम है, जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 11 के एग्ज़ाम है, तो उससे संबंधित पाठ्यक्रम और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसका मुझे अच्छा सा ज्ञान है। इसलिए मैं ये दावा करता हूँ कि अपने जो सारे वीडियोज और टेस्ट पेपर्स होंगे उनमें से इनमें ज़्यादा तो नहीं, कहीं 60-70% सामग्री निश्चित रूप से आपके प्रश्न पत्र में होगी। और मैं जो सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो सारी की सारी निस्संदन सिद्धांत से छान कर जो महत्वपूर्ण है 2 बार छानता हूँ। पहले संपूर्ण सामग्री से सारभूत निकालता हूँ और उस सारभूत में से भी मक्खन जो है वो उसके बाद निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो आपके सामने जो बिंदुवार सामग्री आ रही है वो मित्रों ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे मेरी कई घंटों की मेहनत है। प्लीज़ आपके यदि वो उपयोग की रही और आपके चयन में कहीं उस सामग्री का योगदान रहा तो मैं अपने को कृतकृत्य समझूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।